गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए फिर हम लोग एक नए लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पाठ 8 से पाठ 8 का कुछ अंश पढ़ा। नीम के विषय तक मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया है। अभी मैं उसी में आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने बताया ही था कि आगे हम लोग को पीपल के बारे में पढ़ना है। वृक्षों के श्रेणी में ही एक और वृक्ष का नाम है जिसका नाम है पीपल। और आप लोग पीपल के बारे में हमारे समझ से अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग पूजा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। पीपल के वृक्ष को हम पीपल के वृक्ष का हम लोग पूजा भी करते हैं। हर शनिवार को लोग पीपल में जल भी दिया करता है। तो हम लोग पीपल के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि पीपल प्राचीन काल से ही भारतीयों का पूजा एवं श्रद्धा का वृक्ष रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पीपल की हम पूजा करते हैं। कह रहा है कि पीपल प्राचीन काल से ही भारतीयों का, हम भारतीय जो है भारतवासी हैं, भारत के लोग जो हैं, सो पीपल को हम पूजा एवं श्रद्धा के वृक्ष के रूप में जानते हैं। इसकी मान्यता प्राप्त है कि यह पूजा करने वाला वृक्ष है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्ण फल देने वाला वृक्ष बताया है। पीपल के पूजा करने से हमें पूरा के पूरा फल प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि भारत के ऋषि मुनियों ने इसे पूर्ण फल देने वाले वृक्ष बताया है। पुण्य फल देने वाले, पुण्य देते, पुण्य नहीं होगा, पुण्य होगा। कह रहा है कि इसकी पूजा करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। पीपल भारतीय मूल का वृक्ष है। मैंने सबसे प्रारंभ मूल मैंने होता है जड़। ये जड़ से ही बहुत हम लोग के सृष्टि के समय से ये वृक्ष हमारे साथ है। इसे वनस्पतीय शास्त्र में फाइकस सीरीज ओसा कहते हैं। वनस्पतीय शास्त्र में बायोलॉजिकल नाम इसका है फाइकस रिलीज ओसा। इसे बंगला में अश्वत्थो, गुजराती में जारी पीपल, तेलुगु में आश्वत्थमु और बोधि तमिल में आसु, कन्नड़ में अरावली, मलयालम में अरक्षु व अराचल कहते हैं। इसके ढेर सारे नाम हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। एक बार फिर से सुनिए। इसके वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस रिलीज ओसा। और कह रहा है कि इसे बंगला में अश्व तथो, गुजराती में पीपल, तेलुगु में आसवथमु एवं बोधि भी कहते हैं। तमिल में आसु, कन्नड़ में अरावली, मलयालम में अरक्षु और अराचल कहते हैं। पीपल का वृक्ष विशाल आकार का होता है। इसका जो आकार होता है, इसका जो साइज होता है वह काफी बड़ा होता है, विशाल होता है। इसका छत्र खुला होता है। इसका ऊपरी वाला जो भाग होता है वह खुला होता है। नीम का पूरा सघन होता है जिससे छाया अधिक मिलता है, और पीपल का कह रहा है कि खुला होता है। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली होती हैं। ढेर सारे रेंज में ऊपर जाकर के ये काफी फैल जाता है। इसकी पत्तियां चमकदार, चौड़ी, जाली व शिखर पर पतली व लंबी होती है। इसकी पत्तों का जो आकार होता है, बनावट होता है, पान के पत्ता से कुछ मिलता जुलता होता है। तो कह रहा है कि इसकी पत्तियां और अंदर में रेखा होता है जिसे जाली कहा जा रहा है कि जाली और शिखा पर ऊपर जाकर के ये पतली हो जाती है, पतली व तीखी लंबी हो जाती है। पीपल के सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। पीपल का वृक्ष जो है सो हर प्रकार की मिट्टी में उग जाते हैं, इन्हें उगाया जा सकता है। इसके बीजों को सामान्यतः जमीन में बोकर अथवा पौधशाला में सामान्य विधि से पौधे तैयार कर वृक्षारोपण किया जा सकता है। इसके बीज को हम चाहे तो जमीन में गिरा के जमा ले, या नर्सरी जिसको हम कहते हैं, पौधशाला को हम नर्सरी भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो वहां पर भी इसके बीजों को उगा करके इसको अलग अलग जगह पर लगाया जा सकता है। टहनियों को काट कर भी इसे रोपा जा सकता है। इसके डाली को भी काट करके हम चाहे तो अलग अलग वृक्ष के रूप में इसे रोप सकते हैं। पीपल का वृक्ष वन क्षेत्र, खेत, जलाशय, धार्मिक स्थलों पर लगाया जाता है। जंगलों में इसके वृक्षों को देखते हैं कि अपने आप उग जाता है, या धार्मिक यानी मंदिर वगैरह के अगल बगल में भी पीपल का वृक्ष लगाया जाता है। तालाब वगैरह के किनारे, जलाशय कहते हैं तालाब को, पोखरा जिसको हम लोग बोलते हैं,
उसके किनार पर भी पीपल का वृक्ष लगाया जाता है। इसकी जड़ें पृथ्वी में समानांतर फैली होती है, चारों तरफ समान रूप से हर दिशा में इसकी जड़ सूर जो है, जिसको हम सूर कहते हैं, रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं, वो फैली है, जो भूमि के कटाव को रोकती है। ये भी जमीन के कटाव को रोकने में सहायक होती है। इसके फूल और फल अप्रैल से जून के मध्य आते हैं। इसमें फूल फल कब आते हैं? तो अप्रैल से जून के बीच, मार्च से लेकर के और मई तक, अप्रैल से लेकर जून तक, यानी चैत से लेकर के बैसाख जेठ तक इसमें फल और फूल आते हैं। इसका फल छोटा तथा पकने पर काला व बैंगनी रंग का होता है। इसका फल जो है सो आकार में छोटा होता है और पकने के बाद इसका रंग जो है सो काला और बैंगनी हो जाता है। सामान्यतः यह पक्षियों के खाने में आता है। इसके फल का प्रयोग क्या होता है? तो पक्षी इसके फल को खाते हैं। पीपल के पत्तियों में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। पीपल के पत्ते में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस। इसकी पत्तियां बकरियां और हाथी को खिलाया जाता है। इसके पत्ते को तोड़ करके बकरी को और हाथी को खिलाया जाता है और उन्हें विशेष प्रिय होती है। बकरी और हाथी को इनके पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। पीपल के वृक्ष में से रबर और गोंद भी मिलता है। पीपल के डाली को हम काट देंगे और कुछ देर छोड़ देंगे तो उसमें से एक लसलसा पदार्थ निकलता है जो गोंद का काम करता है। इसकी लकड़ी सफेद व भूरी, हल्की, मजबूत व टिकाऊ होती है। इसकी लकड़ी कैसी होती है? तो इसका कलर भूरा या सफेद होता है और यह हल्की, वजन में यह हल्का होता है और मजबूत और टिकाऊ भी होती है। इसकी लकड़ी से पैकिंग केस, माचिस बॉक्स, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। पीपल के लकड़ी से माचिस के डिब्बा, दिशलाई का जो डब्बा होता है वह कर है, माचिस बॉक्स, पैकिंग केस, जो फल वगैरह कार्टून बनाता है, फल वगैरह सप्लाई होता है लकड़ी के बॉक्स में, वे सब इससे बनाए जाते हैं। इसकी छाल में 4% टेनिन होती है जो रंगाई में प्रयुक्त होती है। इसके छाल में, इसका जो चमड़ा होता है, छाल होता है, उसमें टेनिन की मात्रा होती है जो रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, रंगाई करने के लिए उसका प्रयोग होता है। पीपल एक आयुर्वेदिक औषध वृक्ष है। ये भी आयुर्वेद में दवा बनाने वाला वृक्ष है। आयुर्वेद में इससे भी दवाइयाँ बनती है। पीपल की ताजी छाल का अर्क खून साफ करता है। इसकी छाल को, इसके ऊपर वाले कवर को छुड़ा करके अगर उसका रस, उसका जो पका करके अर्क होता है, उसको हम पिए तो हमारे खून की गंदगी को ये साफ करता है। छाल के पानी के कूले करने से मसूड़ों की सूजन मिटती है। पीपल की छाल को उबाल करके उस पानी से अगर हम कुला करें तो दांत के मसूड़ों में अगर सूजन होगी तो वे ठीक हो जाते हैं। पीपल का चूर्ण दमा में आराम पहुंचाता है। देखिए कितनी सारी दवाइयाँ मिलती है। कारण कि इसके छाल का चूर्ण, छाल को सुखा करके अगर पीस ले और उसके सेवन से दमा में आराम होता है। दमा की बीमारी, जो सांस लेने की बीमारी होती है, उसमें भी आराम मिलता है। इसकी छाल को पीस कर घाव पर लगाने से पुराना से पुराना घाव ठीक हो जाता है। इसकी छाल को अगर सुखा कर पीस के पाउडर बना ले और घाव पर लगाएं तो कैसा भी घाव हो ठीक हो जाता है। इसकी पत्तियों को गर्म करके सूखे अंग पर बांधने से सूजन मिट जाती है। हमारे शरीर में अगर कहीं सूजन हो, स्वेलिंग हो, तो इसके पत्तों को गर्म करके वहाँ पर हम बांध देंगे तो वहाँ का स्वेलिंग मिट जाता है, सूजन खत्म हो जाता है। इसकी बीजों को शहद के साथ चाटने से रक्त विकार दूर होता है। खून संबंधी जो भी बीमारी होती है, रक्त संबंधी, वह दूर हो जाती है। कैसे? जब इसके बीजों को हम सुखा करके शहद में मिला करके उसके पाउडर को चाटेंगे तो। इस प्रकार पीपल बहुउपयोगी वृक्ष है और यह पर्यावरण को संतुलित रखता है। इसीलिए हमें पीपल को भी अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। यह अनेक प्रकार से उपयोग में आने वाला वृक्ष है। अब कह रहा है बरगद। अब हम पढ़ेंगे बरगद के विषय में। कह रहा है कि बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन में बहुत महत्व है। गांव के जीवन में, गांव के लोगों के लिए इसका विशेष महत्व है। इसकी छांव में ही गांव का पवित्र देव स्थान बना होता है।
भगवान का देव मन होता है, भगवान का जो स्थान होता है, जो मंदिर होता है, वो इसी की छांव में बना होता है। इसकी छाया में ही गांव की चौपाल जुड़ती है। गांव में लोग शाम के समय इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, अपनी समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। तो चौपाल उसको कह रहा है कि गांव का चौपाल जो है सो इसी की छाया में जुड़ती है। वहीं पर इसी की छाया में लोग चबूतरा बनवा देता है और वहां शाम के बैठ करके अपनी अपनी हाल चाल, अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करता है, उसका समाधान ढूंढता है। इसी पंचायत में गांव के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। गांव की किसी विकास के कार्य के लिए, किसी समस्या के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी इसी वृक्ष की छाया में बैठकर लोग लेते हैं। बरगद का वृक्ष तेजी से बढ़ता है, यह काफी तेजी से इसका ग्रोथ होता है, यह काफी तेजी से बढ़ता है। इसे फाइकस बेगालेसिस भी कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? फाइकस बेगालेंसिस भी कहा जाता है। इसका बीज कहीं भी पनप कर लंबी चौड़ी जड़ें फैला देता है। चिड़िया जो है, पक्षी जो है, सो इसके बीज को खा लेते हैं और कहीं जाकर के इसके बीज को फेंक देते हैं और वह जो है सो पेड़ का रूप धारण कर लेता है, या अंदर ही अंदर इसका सूर जो है, जड़ जो है, रूट जो है, सो काफी दूर तक जाकर के और वहीं पर जमीन से फिर निकल के एक नया पेड़ बन जाता है। कह रहा है कि इसकी जड़ें कालांतर में मोटी और मजबूत होकर अपने आश्रय स्थल को भी छोड़ देती है। काफी दूर इसके अंदर ही अंदर इसका सूर जो है सो काफी दूर तक चली जाती हैं। इस पेड़ की शाखाओं से फूटी जटाएं नीचे लटक कर पुनः जमीन में घुसकर तना व जड़ें बन जाती है। इसमें जो बरो होता है, जिसको हम लोग बरो कहते हैं, जिसको जटा कह रहा है, जो लटका होता है, वह लंबा होते होते जमीन में जाता है और जमीन में जाकर के फिर से नया पेड़ के रूप में निकल जाता है। इस वृक्ष को औषधालय पौधशालाओं में बीज अथवा कलम लगाकर भी बढ़ाया जाता है। कह रहा है कि पौधशाला, नर्सरी में भी इसके बीज से पौधा बनाया जाता है, या यह अपने आप कई प्रकार से नए पौधे के रूप में फिर से जन्म ले लेता है। बरगद के वृक्ष में फूल नजर नहीं आते। बरगद में फूल आपको दिखाई नहीं देते हैं, सीधे फल ही आते हैं। इसमें फूल नहीं होते हैं, सीधे आपको फल ही दिखाई देता है। वस्तुतः फूल गूलर के मोटे गुद्दे के नीचे छिपे रहते हैं। इसका जो फल होता है उसी गुद्दे के भीतर ही इसका फूल छिपा रहता है। गूलर में छिलका नहीं होता है यह, तथा ये लाल बेरी, बैर के समान लाल कलर का होता है। तरह जोड़ों में उगते हैं, पेड़ के तना में ही चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। इसमें असंख्य छोटे छोटे फूल तथा छोटे छोटे कीड़े विद्यमान रहते हैं। इसके फल को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ करके अंदर देखेंगे तो उसमें ढेर सारे फूल और ढेर सारे कीड़े भी लगे रहते हैं। एक किट्टू गूलर के शीर्ष पर स्थित ये छेद में से भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। ये जो तना से जो जुड़ने वाला पार्ट होता है, उसी के माध्यम से ये कीड़े जो है इसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ अंडे दे देते हैं। ये कीड़े अन्य गूलरों में प्रविष्ट होकर अंश वृद्धि करते हैं। एक घुसेगा और ढेर सारा अंडा दे देगा, जिसके कारण उसमें ढेर सारे कीड़े पनप जाते हैं। ये गूलर फल फरवरी और मई के बीच पकते हैं। ये फल कब पकते हैं? फरवरी और मई के बीच। बरगद, अब बरगद वृक्ष के कई उपयोग होते हैं। अब इसके उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि इसके भी कई उपयोग होते हैं। इसकी लकड़ी पानी में गलती नहीं है। बरगद की लकड़ी की एक खासियत है कि पानी में कितनाओं दिन हम छोड़ दें, यह गलेगा नहीं, इसमें बीमारी नहीं लगेगी, ये खराब नहीं होगा। अतः कुएं के भीतर पड़ी रस्सी के काम आती है। कुआं के भीतर अगर लकड़ी डालना होता है तो बरगद की लकड़ी को ही डाला जाता है। इसकी लटकती हुई जटों में से एक मोटा रेशा प्राप्त होता है। इसकी जो जटा लटकी हुई रहती है, जिसको हम बरोह कहते हैं, उसमें से एक मोटा मजबूत, उसको अगर छिलका हटाएंगे तो उसमें से मजबूत एक रेशा प्राप्त होगा। इसका प्रयोग रस्सा बनाने में होता है। रस्सा, जिसको हम लोग रस्सी भी कहते हैं, बनाने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों में से पत्तल एवं दोने बनाए जाते हैं। बहुत जगह आप जाएंगे तो देखेंगे कि पत्तल में ही खाना आपको दिया जाता है, दोना। कई पत्तों को एक साथ लकड़ी से जोड़ जोड़ के और बड़ा सा पत्ता या दोना बना दिया जाता है। इसके दूध से एक विशेष प्रकार का चूना बनाया जाता है। बरगद के दूध से
एक विशेष प्रकार का चूना बनाया जाता है जो कई प्रकार के दर्द निवारक होता है। वह कई प्रकार के दर्दों में आराम देने का काम करता है। इसका प्रयोग कई औषधियों में किया जाता है। बरगद का भी प्रयोग कई औषधियों में किया जाता है। बरगद की छाल का अर्क मधुमेह रोग में रामबाण का काम करता है। आप लोग नहीं जानते हैं तो ये भी देखिए कि कई सारी दवाइयों को भी बताते जा रहा है। कह रहा है कि बरगद की छाल का अर्क मन होता है, उसको उबाल दे और वो जो पानी होता है वह मधुमेह में रामबाण का काम करता है, यानी बहुत अचूक दवा के रूप में काम करता है। भारतीय ग्रामीण जीवन में बरगद का बड़ा महत्व है। भारतीय ग्रामीण जीवन में, हमारे भारत के ग्रामीण जीवन में दर्द का बड़ा ही महत्व, इस दवा का बड़ा ही महत्व है। अब हम पढ़ेंगे बबूल के बारे में। बरगद के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, जाना। अब हम बबूल के बारे में पढ़ेंगे। करे कि यह सामाजिक वानिकी का पर्याय है। वानिकी होता है व्यवसाय की, व्यवसाय जिसको हम बिजनेस भी कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो बबूल जो है सो वानिकी का पर्याय है। यह बिजनेस के रूप में इसकी खेती की जाती है। यह व्यवसायिक पौधा है। यह वृक्ष हमारी ईंधन, चारा, लकड़ी तीनों आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। इससे हमें लकड़ी भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है और पशुओं का चारा भी मिलता है। पूर्वी मैदानी जिलों में इस वृक्ष की बहुलता है। भारत के पूर्वी मैदानी जिलों में इसकी ढेर सारे वृक्षों को लगाया जाता है। गहरी शुष्क चिकनी मिट्टी में इसकी वृक्ष बहुत रहती है। इसकी उपज कहाँ होती है? जहाँ की मिट्टी शुष्क हो, चिकनी हो और गहरी हो, वहाँ पर इसकी उपज अधिक मात्रा में होती है। इस वृक्ष की ऊंचाई औसतन 8 से 10 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। इसकी छत्र काफी घना होता है। ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला भाग जो है सो काफी घना होता है। इसकी पत्तियों में 15% प्रोटीन होता है। इसकी पत्तियों में प्रोटीन की मात्रा 15% होता है। इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। इसके पत्तों को पशु जो है सो बड़े चाव से खाते हैं। बबूल की फलियां व छाल चमड़ा रंगने का काम आता है। इसके फल जो है और इसका छाल जो है सो चमड़ा को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लकड़ी को जलाने, कृषि औजार बनाने एवं इमारतों में प्रयोग करते हैं। इसकी लकड़ी का प्रयोग करते हैं जलावन के लिए। इसके जो पतले पतले डाली हैं वो जलावन में चले जाते हैं। और कृषि औजार यानी खेती करने वाले जो भी औजार होते हैं उसके बनाने के लिए तथा इमारतों को बनाने में भी इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बबूल का गोंद जो गम एरविक के नाम से जाना जाता है। बबूल से गोंद भी प्राप्त किया जाता है, जिसको गम एरविक भी कहते हैं। काफी उपयोगी होता है। इस वृक्ष की आयु 15 वर्ष है। इस वृक्ष की आयु कितनी है? 15 साल। इसके बाद यह काटने योग्य हो जाता है। इसके बाद इसको आप काट करके बेच सकते हैं या इस्तेमाल में ला सकते हैं। बबूल का बीज मई जून में पककर तैयार होता है। इसका बीज मई जून में पककर तैयार होता है। राजस्थान की मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल बबूल की एक नई प्रजाति तैयार की गई है। राजस्थान में जहाँ बालू वाले जमीन अधिक होते हैं वहां पर एक नई प्रजाति के बबूल के वृक्ष को तैयार किया गया है, जिसको आर्केसिया टोटलिस कहते हैं। ये नई प्रजाति का नाम है आर्केसिया टोटलिस। यह पूर्णतः इजराइल देश की परिस्थितियों में उगने वाला वृक्ष है। यह इजराइल के वातावरण में, वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति में उगने वाला वृक्ष है। यह मरु ऊषर, बंजर एवं रेतीली भूमि में अधिक वृद्धि करता है। यह जमीन, यह पेड़ जो है, यह वृक्ष जो है सो मरुस्थलीय भूमि जहाँ बालू अधिक हो, बंजर हो, रेतीली हो, वहाँ पर यह अधिक वृद्धि करता है। यह मध्यम ऊंचाई तक बढ़ने वाला कांटेदार बहुशासित वृक्ष है। कह रहा है कि इसमें कांटा भी होता है। इस प्रजाति के बबूल का जितना सघन वृक्षारोपण होगा, लकड़ी उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। जितना ही नजदीक इस वृक्ष को लगाएंगे उतने अधिक मात्रा में लकड़ियां प्राप्त होगी। इसकी छाल में प्रचुर मात्रा में टेनिन पाया जाता है। ये नए वाले जो वृक्ष है इसमें भी टेनिन की मात्रा अधिक होती है। इसके वृक्ष से अच्छे किस्म का गोंद
मिलता है। इसके वृक्ष से गोंद जो है सो अच्छी क्वालिटी की मिलती है। शीशम के वृक्ष को इमारती लकड़ी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम आ गए शीशम पर। बबूल के बाद अब हमें शीशम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। कह रहा है कि शीशम के वृक्ष को इमारती लकड़ी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इमारत यानी बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाने में जो लकड़ी का प्रयोग होता है उसमें शीशम के लकड़ी को अच्छा माना जाता है। इसका ज्यादातर प्रयोग होता है। यह दीर्घजीवी और विशाल वृक्ष है। इसकी आयु जो है सो काफी लंबी होती है। ये अधिक दिनों तक जीवित रहता है। और कह रहा है कि यह विशाल वृक्ष है, काफी लंबा और मोटा होता है, जो उत्तरी भारत में बहुतायत से उगता है। उत्तरी भारत में यह बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है। शीशम को पंजाबी में टाली, तमिल में टोटा कट्टी, बंगला में शीश और कन्नड़ में बीरी डिमारी कहते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। कह रहा है कि पंजाबी में टाली, तमिल में टोटा कट्टी, बंगला में शीश और कन्नड़ में बीरी डिमारी कहते हैं। इसका वनस्पतीय नाम डालबेरजिया खीसू है। अब ये भी नाम भारी है, इसको भी अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। कह रहा है कि इसका वनस्पतिक नाम, बायोलॉजिकल नाम जिसको कहते हैं, बोटनी शास्त्र में जो इसका नाम है उसको कह रहा है कि डालबेरजिया खीसू। इसका क्या नाम है? डालबेरजिया खीसू। यह पेड़ झड़नशील पत्तों और ऊंचे हल्के पर्ण छत्र वाला होता है। यह पेड़ जो है सो, यह पेड़ इसके पत्ते जो है सो गिरते रहते हैं और कह रहे हैं कि ये ऊंचे होते हैं और हल्के पर्ण छत्र, ऊपर जो जा करके इसके पत्तों की संख्या बहुत कम हो जाती है। पर्ण छत्र वाला होता है। उसका छत जो है सो, ऊपर वाला पार्ट जो है सो बहुत हल्का होता है, छितराया हुआ होता है। इसका छिलका भूरा और कुछ खुरदरा सा होता है। इसका छिलका जो है सो भूरे रंग का होता है और खुरदरा होता है, पटा पटा सा होता है। इसमें पत्तियां ही होती है। इसके फूल पीले होते हैं। इसमें फलियां भी लगती है। यह पेड़ लगभग 50 वर्षों में 24 इंच व्यास बनाता है। व्यास कहते हैं जो इसका रेंज होता है, जो चौड़ाई होता है, इसको ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से नापेंगे तो उसे हम व्यास कहते हैं। तो कह रहे हैं कि 50 साल का जब वृक्ष हो जाता है तब ये इसकी चौड़ाई 24 इंच होती है। शीशम की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, तोप गाड़ी के पहिए बनाने तथा इमारतों में किया जाता है। इसका प्रयोग फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, जितने भी हम लोग लकड़ी के सामान घर में इस्तेमाल करते हैं उसे हम फर्नीचर कहते हैं। तो उसके बनाने में, या तोप गाड़ी, तोप जो मशीन होता है, गोली चलाने वाला औजार होता है, लड़ाई करने वाला, उसके पहिए या इमारतों में प्रयोग किया जाता है। इस पर खुदाई एवं नक्काशी का काम अच्छा होता है। इसको लकड़ी को काट करके ही नक्काशी किया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से सुंदर चित्र बने होते हैं। अपने आप लकड़ी को जब हम काटेंगे ऐसे करके तो उसमें अलग अलग धारी बना होता है। जितना भी साल बीतते जाता है उसमें अलग अलग रेखा बनते जाता है। कह रहे कि इसकी पत्तियां, शीशम के जड़ों से निकला तेल चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे भी जो तेल प्राप्त होता है उसका भी दवा बनाया जाता है। दवा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां अच्छा चारा प्रदान करती है। इसके पत्तियों को पशु चारा के रूप में खाते हैं, खिलाया जाता है। यह वृक्ष भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। यह जहाँ भी होता है धरती के उपजाऊ पावर को, शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। हरे भरे वातावरण, आर्थिक उपयोग, छायादार मार्ग और समुचित भू संरक्षण के लिए शीशम के पेड़ को भी लगाना चाहिए। कह रहा है कि इससे आर्थिक लाभ भी होता है, काफी महंगा इसकी लकड़ी बिकती है, और वातावरण को भी ये शुद्ध रखता है, छायादार भी है, और छायादार मार्ग और समुचित भू संरक्षण, जमीन की रक्षा के लिए भी यह उपयोगी है। अतः इसे भी हमें अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। तो चलिए, इस प्रकार से ये पाठ तो समाप्त हो गया। पाठ काफी लंबा था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर किताब आप लोग के पास है, कहा है कि अन्य भाषाओं से इतने सारे शब्द इस पाठ में लिए गए, जितने भी ग्रीन कलर से, हरे रंग से लिखा गया है, ये सारे के सारे शब्द हिंदी के नहीं हैं, दूसरे भाषाओं से इनको लिया गया है। तो इन सारे शब्दों को आप लोग पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे,
देख देख के लिखेंगे ताकि इनको लिखने की शुद्धता पर आप लोग का पकड़ बढ़े, इसे आप लोग लिखेंगे। और आगे अगले लेक्चर में मैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में देखूंगी, कराऊंगी और फिर आप लोग को लिखवाऊंगी। चलिए फिर हम लोग लिखते हैं। ढेर सारा प्रश्न भी है, काफी पार्ट बड़ा बड़ा है और प्रश्न उत्तर भी काफी अधिक मात्रा में दिया गया है, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।